चलिए मेरे दोस्त शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 17वां प्लेटफॉर्म का चल रहा है रुक्मणी प्रकाशन का। तो चलिएगा ख़त्म करते हैं। ठीक है, 16वां प्रैक्टिस सेट हो चुका है, 17वां प्रैक्टिस सेट होगा और आपको पीडीएफ भी दिया जा रहा है टेलीग्राम पे। ज्वाइन डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लेंगे और जितना भी पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ आपको अवश्य मिलता है। शाम तक या सुबह आपको मिल जाता है, तो टेंशन ना लेंगे। और बात करनी हो तो इंस्टाग्राम पे जाके नरेंद्र अकेडमी सर्च कर लीजिए और उसमें ज्वाइन कर लीजिए। पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं उस पर। चलिए मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए दिफू दर्रा जो है कहाँ स्थित है। तो दिफू दर्रा का अगर बात करें तो देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से या देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, अरुणाचल प्रदेश हिमालय में ये दिफू दर्रा स्थित है। एक कन्फ्यूजन होता है दर्रा के मामले में जो कि बहुत कॉमन है और बहुत लोगों के होता है। और क्या होता है कि बाहर निकलने के बाद याद आता है कि अरे ये तो मैं आता था लेकिन गलत किया। क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं मेरे दोस्त, कोई पढ़े लिखे नहीं है कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, खाली ऐसे ही देने जा रहे हैं, पढ़ लिख के ही जा रहे हैं। लेकिन तो भी गलती क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैं उससे एक क्वेश्चन को कन्फ्यूज करके जो कन्फ्यूज़ है उसे हम क्लियर करते हैं। जैसे कन्फ्यूजन क्या होता है, देखिए जयपिला है, एगो जयलेपा है, ठीक है, जयलेपा एक दर्रा है, ठीक है, एक जोजिला दर्रा है, ठीक है, जो जिला दर्रा है, ठीक है, जो जिला होता है, ठीक है, जो जिला दर्रा होता है। तो इसमें देखिए जैला जो है, जैला जो जैलेपा जो दर्रा होता है मेरे दोस्त, वो होता है सिक्किम में, है ना, जैलेपा। और जोजिला जो होता है एल के मतलब लद्दाख में। तो याद रखिएगा इसमें क्या कन्फ्यूजन होता है कि जैलेपा दे दिया तो क्या करते हैं, लद्दाख लगा के आ जाते हैं, और जोजिला दे दिया तो सिक्किम लगा के आ जाता है। तो अब से क्या होगा, जो बोलेगा एल के लगा के चलाइएगा, और जय बोलेगा तो सी लगा के आ जाएगा, सिक्किम। ठीक है, जय सिंह ऐसे याद कर सकते हैं। जो लेक मतलब लद्दाख। ठीक है, ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। ये बहुत होता है, कॉमन है, आता है बहुत बार भी और कॉमन है, कन्फ्यूज होता है। अब क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे सवाल है कि भारत में सबसे लंबी बांध कौन सी है। तो सबसे लंबी बांध की अगर बात करते हैं मेरे दोस्त, तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड जो है सबसे लंबी बांध है। और विश्व में भी है, याद रखिएगा, विश्व में भी सबसे लंबी बांध है, याद किया। तो भारत में ऑब्वियसली सबसे लंबी बांध हो गई। कितना है भाई, सवाल उठता है, तो 4800 मीटर है, याद रखिएगा, सबसे लंबी है विश्व में 4800 मीटर। और ये किस नदी पे है, तो महानदी पे है ना, महानदी पे है। कहाँ है, तो उड़ीसा में है। उड़ीसा के कौन से जिले में है मेरे दोस्त, उड़ीसा, यहाँ पे देखिए यूपी लिखा गया है, उड़ीसा, ओ से उड़ीसा याद रखिएगा। उड़ीसा के कौन से नदी पे है, तो सैम्बलपुर में। क्या है, सैम्बलपुर में, याद रखिएगा। ऐसे भी पूर कर सकते हैं, वैसे भी पूर कर दिया, सैम्बलपुर में। ठीक है, ठीक है। और नदी कौन सी है, तो महानदी है। क्लियर हो गए। चलिएगा, अब थोड़े से जो बचा हुआ है उसकी थोड़ी जानकारी ले लेता हूँ। भागड़ नागर की अगर बात करें मेरे दोस्त, तो ये एचपी में है। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश में है। अगर इसकी बात करें मेरे दोस्त की ऊंचाई की अगर बात करें, तो विश्व में सबसे ऊंचा बांध इसको माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर टेहरी बांध होता ना, टेहरी बांध को भी माना जाता है, ऊंचा पे जाके अवस्थित है। लेकिन ये डैम ऊंचा बनाया गया है भागड़ नागर, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म के बुक के तहत बताया जा रहा है, याद रखेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर भांगड़ नागर की अगर बात करें तो किस नदी पे है, तो सतलज में है। कहाँ, सतलज नदी पे है, याद रखिएगा। अब बचा दो, तो रिहांद बांध जो है रिहांद नदी पे है, जो कि यूपी में पड़ता है। बस इसका इतना ही जानकारी जानिए। नागार्जुन की बात करते हैं, नागार्जुन सागर बांध जो है आप कृष्णा नदी पे है, क्योंकि कृष्ण है, अर्जुन है तो कृष्ण तो होगा ही, याद रखिएगा। कृष्णा नदी पे है। ठीक है, सुनिएगा सिर्फ। और बात बनता है कि अब नागार्जुन सागर बांध है कहाँ, तो एपी मतलब आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। और एक है आंध्र प्रदेश से ही कट के कौन बना है नया राज्य, तेलंगाना, क्योंकि इसी का हिस्सा था, तो इसलिए होना वहाँ आवश्यक है। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन बनता है वो मैं क्लियर करता चलूँ, जो कि आप निकले एग्ज़ाम देके तो ऐसा ना लगे कि सर आता था लेकिन गलती करके चला है। ये वर्ड हमको नहीं सुनना है, जो कि मैं क्लियर करता चलूँगा। क्योंकि अब टाइम आ गया है कि क्लियर करते चलेंगे। बहुत था पढ़ाया वो पढ़ा दिया, अब क्लियर करते चलना है और पढ़ाते चलना है। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। तो भारत की जो संसद में अगर पूछे आपसे कि पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया,
समय पूछ रहा है तो लोकपाल की अगर बात करेंगे ना मेरे दोस्त, 1968 को याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही पहला लोकपाल विधेयक की अगर बात करेंगे तो 1968 में पेश किया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिएगा आगे। इसकी अगर एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, अभी चलते हैं। जहाँ पे था वहाँ पे बता दिए। ठीक है, यहाँ पे जो आने वाला सवाल है वो मैंने बता दिया। चौथे प्रश्न, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006। देखिए यहाँ पे सवाल बन गया, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1, क्या है, उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई। अब कौन सी संख्या की स्थापना हुई ये आपको बताना है। धारा, देखिए कहीं कहीं धारा को अनुच्छेद में भी दे देता है, आर्टिकल में भी दे देता है, ये टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल भी देगा तो चलेगा। उपधारा मतलब 90 के 1 में, इस तरह का सेंस में आता है। तो संख्या की स्थापना हुई तो बताइएगा, अब इसमें क्या किसकी स्थापना हुई भाई, 90 के 1 में, बताइएगा। तो इसमें आपको बहुत ईजिली या बहुत स्मूथली आपको जवाब देना है, ग्राम कचहरी की स्थापना हुई। याद रखिएगा, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत 90 के 1 में किसकी जो है कौन सी संख्या की स्थापना हुई, तो कचहरी संख्या की स्थापना हुई। याद रखिएगा, उपधारा 1 के अधीन हुआ था, याद रखिएगा। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे आगे। सवाल 5वां प्रश्न आप देख रहे हैं मेरे दोस्त। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। पंचायत से संबंधित नहीं है मतलब पंचायत के बारे में आपको पढ़ना आवश्यक है। तो नहीं में देखिए, सबसे पहले सवाल आप जानते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 आता है। ठीक है, 1992 आता है। कहीं कहीं क्या है कि 1993 भी दे देगा, तो डोंट वरी, टेंशन ना लीजिएगा, वो बता देंगे। ठीक है, 1993 भी देता है तो वो उस हिसाब से आपको क्लियर रहेगा। तो 1992 देगा, नहीं तो 1993 देगा, एक ही दो में से एक ही देगा। ठीक है, तो 73वां बात करता है, तो यहाँ 74वां कैसे आएगा मेरे दोस्त, 74वां तो नगर पालिका से आता है ना। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से आता है, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही तो गलत होगा ना। क्योंकि देखिए संविधान 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है नगर पालिका से संबंधित है, और 73वां संविधान संशोधन, तो 73 अगर रहता तो सही हो जाता। यही आंसर आपका गलत है। अब चलिए, अब जो बचा हुआ उसका ही करते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव जो है चुनाव संपादित करेगा। तो एकदम राज्य ही करवाता है, निर्वाचन आयोग, राज्य का निर्वाचन आयोग ही पंचायत का चुनाव का क्या करेगा, संपादित करेगा। एकदम क्लियर है। अब यहाँ देखिए, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, एकदम सही है, 5 वर्ष होगा तभी तो, है ना। एक पंचायत के भंग होने पर 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, एकदम होगा। जैसे ही भंग होगा 6 महीने के अंदर आपको करवाना है नया चुनाव, याद रखिएगा। तो इसमें नहीं पूछा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और नहीं पे जरूर ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, नहीं पे बहुत गलती होता है, नहीं को ध्यान नहीं देते और सही करके सोचते अरे सही पूछा मार के चलाते हैं, वहाँ पे बाद में पता चलता है अरे तरीके नहीं में, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है तो ऑफलाइन में ये गलती होगी, कॉमन है, तो इस चीज पे ध्यान देना है। छठे प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है, ये बताइएगा। तो विश्व की पहली महिला की अगर बात करते हैं मेरे दोस्त, तो आपको मैंने बहुत बार पढ़ाया भी है, बहुत बार ऑनलाइनर में, प्रीवियस ईयर में और सब चीज़ एग्जाम में मैंने पढ़ाया है। ये पूछा था कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला का, पहली महिला का नाम बताइए। तो 2 बार चढ़ने वाली महिला की अगर बात करें मेरे दोस्त, तो एक ही हैं, उनका नाम है संतोष यादव। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो लगाए हैं वो सही लगाए हैं, संतोष यादव। अब संतोष यादव चढ़ाई की हैं तो विश्व की प्रथम महिला बनी है 2 बार, तो कब कब चढ़ी, तो एक याद रखिएगा 1992 में चढ़ी थी, और उससे देखते ही 1993 में भी चढ़ गई थी। याद रखिएगा 2 बार चढ़ी थी, मतलब 92 और 93 दोनों में चढ़ाई कर दी थी, याद रखिएगा। सॉरी 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 मेरे दोस्त, सड़क गए। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो 1993 हो गए, है ना। चलिए देखिएगा, 7वां प्रश्न है, गांधीवादी विचारधारा का मूल आधार क्या है। तो गांधीवादी जो विचारधारा था का मूल आधार क्या है, तो मूल आधार की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा धर्म और नैतिकता का बात किया जाता है। तो धर्म और नैतिकता की अगर बात की जाए तो मूल आधार यही है मेरे दोस्त।
तो गांधीवादी का विचारधारा अगर पूछे तो धर्म और नैतिकता की बात करेंगे, धर्म अहिंसा की बात करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, हिंसा की बात नहीं करेंगे, धर्म अहिंसा की बात करेंगे। नैतिक के जगह पे अहिंसा भी दे सकता है। और मैंने गांधी जी का अगर मेरा वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, मैंने बताया भी है और ये क्वेश्चन बना भी है, याद रखिएगा। मैं आपको याद दिलाता चलूँगा कि क्वेश्चन कहाँ से पुट हो रहे हैं और कहाँ से आ रहा है, तब विश्वास होगा आपको कि मेरा यूट्यूब चैनल बेस्ट है। अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? तो अमीर खुसरो जो हैं किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? तो आप जान लीजिए, अमीर खुसरो की अगर बात हो रही है मेरे दोस्त, तो आप जानते हैं कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं अमीर खुसरो की बात अगर करते हैं तो आप क्या बताइएगा? अलाउद्दीन खिलजी को याद करिएगा, याद रखेंगे। अकबर के समय थे नहीं, शाहजहाँ के समय नहीं थे, क्योंकि मुगल काल में थे नहीं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जब भी थे तो गुलाम वंश के शासनकाल में थे, दिल्ली सल्तनत में थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दिल्ली। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो अमीर खुसरो किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के कवि प्रसिद्ध कवि थे, याद रखिएगा। अगर अमीर खुसरो से संबंधित अगर कुछ प्रश्न आपसे पूछे, ये पूछता है इसलिए मैंने बता दे रहा हूँ कि सितार बजाते थे, सितार प्रेमी थे, याद रखिएगा। सितार थे, सितार के एक तरह से कई आविष्कारक माने जाते थे। एक तरह से तबला, तबला का भी आविष्कारक माने जाते थे, याद रखिएगा। तबला का भी याद रखिएगा। तो सितार और तबला का अगर पूछे कि आविष्कारक कौन है तो आप याद रखिएगा अमीर खुसरो को बोल दीजिएगा, बिना सोचे विचारे। ठीक है, अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के काल तक रहे थे, याद रखिएगा। उसके समकालीन रहते, मतलब बलबन के समय से रहना शुरू किए। ठीक है, जिसमें आपको ये अलाउद्दीन खिलजी तो आता ही है, आपको पता ही है, और आपका मोहम्मद बिन तुगलक तक रहे थे, याद रखिएगा। क्लियर हो गए? अमीर खुसरो का हिंद का तोता कहा जाता है, इसे तो अमीर खुसरो को। ओके, क्लियर हो गए? आगे चलेंगे। तोता, ठीक है, हिंद का तोता कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, भूलिएगा नहीं ना, याद रखिएगा। अमीर खुसरो गयासुद्दीन तुगलक का भी दरबारी कवि रहा था, याद रखिएगा। ये भी जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया। आगे चलेंगे। धर्म के बारे में यह किसने कहा कि यह जनता के लिए अफीम है? बताइएगा। धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? धर्म के बारे में अंगुली उठाई थी, तो वो कहने वाला मार्क्स था, याद रखिएगा। कॉल मार्क्स कहते हैं इसको, याद रखिएगा। कौन था? मार्क्स था, याद रखिएगा। कि धर्म के बारे में अगर मतलब धर्म के बारे में संबंधित बोला था कि यह जनता के लिए अफीम है, अफीम ड्रग्स है, धर्म अंधविश्वास, याद रखिएगा। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था, याद रखिएगा। ये राजनीति से अलग रखने के पक्ष में था, याद रखिएगा। धर्म को याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा, कार्ल मार्क्स कहाँ का था? जर्मन का, याद रखिएगा। इसलिए धर्म से ये विरोध करता था कि धर्म को अलग रखो और राजनीतिक अलग रखो। और कार्ल मार्क्स जो था ना, ये एक तरह से अर्थशास्त्री था, इतिहासकार था, दर्शन शास्त्री था, राजनीतिक था, सिद्धांतकारी था, समाजशास्त्री था, मतलब वैज्ञानिक तक था। ठीक है, ये बहुत सारे थे, मतलब सभी संबंधित थे, याद रखिएगा मार्क्स लोग। चलिएगा आगे, 10वां प्रश्न अगर देखिए, पतंजलि किसके संकलन के लिए विख्यात है? तो पतंजलि अगर किसके लिए संकलन के हैं तो याद रखिएगा योग। योग मतलब एक्सरसाइज, योग से संबंधित, तो योग सूत्र, ठीक है, याद रखिएगा। ये तो बहुत इजी था, है ना। चलिए, ऐसे पतंजलि को योग दर्शन के रूप में भी, अगर यहाँ पे योग सूत्र की जगह पे योग दर्शन होगा तो सही है, क्योंकि योग जो है दर्शन, योग जो है दर्शन के जनक के रूप में जाना जाता है पतंजलि को, याद रखिएगा। रजत क्रांति बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूँ, और ये एक तरह से VVI प्रश्न है, नोट कर लीजिए। और ये आपका रजत क्रांति जो है ना मेरे दोस्त, 1996 का प्रीवियस ईयर से लेके हम जितना अभी तक पढ़ा है ना 2001 तक, वो सारा है। यहाँ तक कि 2013-18 मैंने भी पढ़ा चुका हूँ, पीछे से भी पढ़ा चुका हूँ, तो सारा करवा चुका हूँ, तो आप देख लीजिएगा। तो रजत क्रांति जो है किससे संबंधित है? रजत क्रांति को बताइएगा। तो रजत क्रांति की जैसी बात होती है मेरे दोस्तों, अंडे को अपने आप याद आ जाता है। क्या आ जाता है? कि अंडा। लेकिन अंडा का अगर बात करते हैं मेरे दोस्त, तो अंडा तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें देखिए, आपको बता दूं, यहाँ पे अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती हो जाता, यहाँ पे देखिए आंसर इसमें दिया हुआ है C, दूध उत्पादन। अब बताइए दूध उत्पादन कैसे होगा? दूध उत्पादन तो अब भाई श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं कि नहीं? श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, बताइए। श्वेत क्रांति के नाम से दूध को जानते हैं, अंडा को ना रजत क्रांति से जानते हैं। क्यों?
क्योंकि अंडा जो होता है सिल्वर कलर का होता है और रजत भी सिल्वर का ही रूप है, आप भी जानते हैं, है ना। तो याद रखिएगा तेल को अगर बात करें तो पीली क्रांति, ये सब मैं करवा चुका हूँ, आप देखे होंगे मेरा वीडियो। अब अनाज को क्या कहेंगे भाई, अनाज उत्पादन को हरी क्रांति, जानबे करते हैं हरित, हरा रहेगा तभी तो अनाज होगा, तो अनाज के लिए हरित क्रांति याद रखेंगे। क्लियर। आलू का बोलेगा तो गोल क्रांति भी बोला जाता है आलू को, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है। तो पोवा रिजर्व जो फॉरेस्ट है ना मेरे दोस्त, ये आप याद रखते हैं ऑप्शन के हिसाब से, आपको पता है सब उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है, पूर्वी क्षेत्र एक तरह से कहिए, मान लीजिए। तो याद रखिएगा ये है असम में, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा सही है। कहाँ है, असम में। ठीक है, याद रखिएगा जीव अभ्यारण्य है, याद रखिएगा दर्ज किया गया है। ठीक है, क्लियर। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल है कि नामदफा जो है बताइएगा कहाँ राष्ट्रीय उद्यान है। नामदफा इस ऑप्शन में ही है, इस ऑप्शन से ही एग्जाम देना है, इसको छोड़ के ऑप्शन में से जवाब देना है। तो बताइएगा नामदफा कहाँ है। ठीक, देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सवाल बहुत अच्छा बनता है। क्या बनता है, देखिए यहाँ पे 13वां प्रश्न, भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है। तो भारत का जो मानक समय है ना मेरे दोस्त, यूपी से तो गुजरती है, ये तो फाइनल है। लेकिन यूपी तो देखिए, जयपुर काट दीजिए, कलकत्ता काट दिया, अहमदाबाद काट दिया, तो क्या मिर्ज़ापुर यूपी में है दोस्त। मिर्ज़ापुर यूपी में पड़ता है ना, मिर्ज़ापुर जिले से गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है। तो हम्पी जैसे ही होता है ना मेरे दोस्तों, हम्पी का याद रखिएगा विजयनगर से संबंध है। आप जानते हैं हम्पी विजयनगर, तो याद रखिएगा वो कहाँ है, याद रखिएगा ये है कर्नाटक। कर्नाटक मतलब बेंगलोर के क्षेत्र में, बेंगलोर में, तो कर्नाटक में है, तो कर्नाटक से ही संबंधित है, याद रखिएगा। तो हम्पी अगर आपसे पूछते कि कहाँ है खुला संग्रहालय, तो कहाँ बताइएगा, कर्नाटक में बताइएगा। और याद रखिएगा ये हम्पी जो है विजयनगर का राजधानी था, याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य का राजधानी था, जो कि 1336 में ये उदय हुआ था, याद रखिएगा। तो किसका, विजयनगर का राजधानी था, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे आगे। 15वां प्रश्न की अगर बात करें, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर की अगर बात करें, तो भाभा की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो भाव तो खाएंगे ही। भाव खाने के लिए कहाँ जाके बैठ जाएंगे, आप ही बताइए। तो भाव खाने के लिए भाभा जी परमाणु रिसर्च सेंटर जो है जाके कहाँ बैठ गए, इस ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये जाके बैठ गए कहाँ, मुंबई में। कहाँ बैठ गए मेरे दोस्त, मुंबई में। ठीक है, तो भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर अगर पूछते हैं तो मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा। और ये 1954 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कही है कि 1954 में हुआ था, याद रखिएगा, स्थापित किया गया था। 16वां प्रश्न, भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ स्थित है। तो बताइएगा भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ स्थित है। तो भारत में अगर जूट की अगर बात करें तो आप जानते हैं, वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं, बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होता है, क्योंकि WB मतलब वेस्ट बंगाल में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं जूट सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे कहीं कहीं कन्फ्यूज करने के लिए कोलकाता दे देता है, तो याद रखिएगा कोलकाता ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टिक आउट करके चलाइएगा। चलिएगा, आगे सवाल है 17वां प्रश्न, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। नीलगिरी की पहाड़ी में किसकी खेती की जाती है, ये बताइएगा। याद रखेंगे, ये है कॉफ़ी का किया जाता है, याद रखिएगा। तो नीलगिरी पहाड़ी की अगर बात करेंगे तो कॉफ़ी की खेती बहुत ही अच्छे मात्रा में होती है, याद रखिएगा। टोडा नामक जनजाति ज़्यादा इस क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, टोडा नामक जो है जनजाति रहते हैं, याद रखिएगा। नामक जनजाति ज़्यादा रहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जो टोडा नामक जो जनजाति होते हैं, याद रखिएगा, ये जनजाति निवास करते हैं। और नीलगिरी पहाड़ी जो है कहाँ स्थित है, तो आप जानते हैं तमिलनाडु में है, ठीक है, TM तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं, और कुछ विशेष जानकारी बताइए तो बता दूं। ठीक है, चाय की भी खेती होती है, याद रखिए, भूल मत जाइएगा, यहाँ चाय की भी खेती होती है, लेकिन किसकी खेती की जाती है नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में, तो कॉफ़ी की, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे चाय भी रहता तो चाय की भी हो जाता, याद रखिएगा। तो अगर चाय और कॉफ़ी में चुनना हो तो कॉफ़ी को चुनिएगा, अन्यथा चाय और कॉफ़ी दोनों होगा, ये ध्यान रखिएगा। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है।
ठीक है, सुमलित नहीं है, बताना है। तो इसमें देखिए शास्त्रीय भाषा और मान्यता प्राप्ति वर्ष। तो शास्त्रीय भाषा के हिसाब से अगर देखें तो याद रखिएगा आप कि कौन है, सुमलित नहीं है। तो संस्कृत 2004 ये आपका नहीं सही है। शास्त्रीय नीति 2007 का मान्यता प्राप्त वर्ष क्या 2004 है? नहीं, ये गलत है। ठीक है, यही आपका सही होगा क्योंकि हमसे पूछा नहीं, तो होगा आंसर सही ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा ये मिला था 2005 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे 19वां प्रश्न। यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तो यूएन, याद रखिए यूएन सुरक्षा परिषद, याद रखिएगा यूएनए सुरक्षा परिषद जो है कितने अस्थायी सदस्य देश हैं ये बताइएगा। तो अस्थायी सदस्य की अगर बात करता है मेरे दोस्त, तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको तो जवाब दे देना चाहिए, बिना सोचे समझे दे दीजिएगा। क्या दीजिएगा मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा इसका आंसर का जवाब आप जानते हैं 5 सदस्य थे। क्या थे? 5 अस्थायी सदस्य हैं, याद रखिएगा। अब 5 अस्थायी सदस्य की अगर बात होती है तो कौन कौन है? तो कौन कौन है भाई 5 सदस्य? तो शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, ए से अमेरिका, रखिएगा ए से अमेरिका, फ्रांस एफ से फ्रांस, याद रखिएगा एफ से फ्रांस, याद रखिएगा। ठीक है, अमेरिका, फ्रांस और चीन से सी एस से चीन, याद रखिएगा। ठीक है, और क्या रखिएगा? रूस, रूस को आर से, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, तो आपका हो गया 4। एक और बचा मेरे दोस्त, एक आपका बचा इंग्लैंड, आई से इंग्लैंड, याद रखिएगा। तो क्या बोलिएगा कि अगर यूएनए सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो सबसे पहले अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और इंग्लैंड 5 अस्थायी सदस्य हैं, याद रखिएगा। दिक्कत नहीं। 10 अगर आपसे पूछे कि अस्थायी, यहाँ पे पूछ देता मेरे दोस्त, तो यहाँ पे बताइएगा 10 अस्थायी हैं, अस्थायी भी याद कर लीजिएगा सदस्य यूएनए में। तो याद रखिएगा जिसका चुनाव जो है महासभा के द्वारा 2-2 वर्ष के लिए जो है किया जाता है। इसमें 10 जो सदस्य चुने जाएंगे उनके लिए 2-2 वर्ष के लिए एक चुना जाता है कि कौन 2-2 वर्ष के लिए रहेंगे, उस हिसाब से ये बनता है देश का नाम। तो 10 अस्थायी है और 5 अस्थायी है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, याद रखेंगे। तो याद रखिए भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य चुना गया है, याद रखिएगा। कितनी बार? तो याद रखिएगा 8 बार। कितने बार? 8वीं बार, याद रखिएगा 8वीं बार यूएनए सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना गया है। कौन? तो भारत। ठीक है, क्लियर कर दिया मैंने, कंफ्यूजन नहीं ना मेरे दोस्त। देखिएगा 20वां प्रश्न की अगर बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा मनीला में है, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। किसकी है? फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है, याद रखिएगा। चलिएगा फटाफट चलते हैं मेरे दोस्त। इसके स्थापना दिवस अगर आपसे पूछ दे 20वां प्रश्न में, अगर इसके स्थापना दिवस पूछते तो आप क्या बताइएगा? इसके स्थापना दिवस 1966 बताइएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे 21वां प्रश्न कि भारत की खोज जो है पुस्तक अहमदनगर किला या अहमदनगर किला जिला जेल जो था में कारावास के दौरान लिखा गया पुस्तक, भारत की खोज के लेखक कौन थे? तो भारत की खोज के लेखक कौन थे ये बता सकते हैं? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू हैं, याद रखिएगा। तो भारत की खोज की अगर बात हो मेरे दोस्त, तो अपने जवाहरलाल नेहरू को याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे। इनका एक और किताब है विश्व इतिहास का झलक, याद रखिएगा विश्व इतिहास का झलक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे सवाल है 22वां प्रश्न, रशियों की कुल संख्या, याद रखिएगा रशियों की कुल संख्या ज्योतिष क्षेत्र में क्या है? तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला कि रशियों की कुल संख्या जो है ज्योतिष क्षेत्र में क्या है, तो कितना है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 12। ये नहीं आएगा, इतना भी गहरा से नहीं आएगा, लेकिन राशियों की संख्या कितनी है? 12। नक्षत्रों की अगर पूछ दे तो चलिए क्लियर ही कर देता हूँ। नक्षत्रों की संख्या पूछ दे तो कितना बताइएगा? 27 बताइएगा, याद रखिएगा। नक्षत्र की बात करें, राशि की 12, नक्षत्र की 27, याद रखिएगा।
देखिए 23वां प्रश्न है कि कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल रहे। 1885 के जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल रहे, तो वो एक तरह से कहिए संस्थापक कहिए जो कर सकते हैं इनको, तो संस्थापक या स्थापना करने वाले तो याद रखिएगा एओ हुम थे। याद रखिएगा एओ हुम ही जो थे ये बॉम्बे में किए थे। याद रखिएगा बॉम्बे में क्या किए थे, इसकी स्थापना किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। याद रखिएगा 1885 में 28 दिसंबर, याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, अगर प्रथम अध्यक्ष के रूप में पूछते, ये संस्थापक हो गए, अध्यक्ष के रूप में पूछते तो याद रखिएगा WC बनर्जी, मतलब व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। याद रखिएगा, ठीक है, व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे। 24वां प्रश्न है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है, इस ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो तमस उपन्यास के लेखक अगर आप पूछे तो भीष्म साहनी थे। याद रखिएगा भीष्म साहनी नाम है उनका, याद रखिएगा। ठीक है, प्रेमचंद गोदान इनका फेमस है, याद रखिएगा। बहुत सारा ऐसा है, बहुत सारा है। ठीक है, चलिए आगे। अमृता प्रीतम का अगर बात करें, ये पूछता है अमृता प्रीतम का, तो कागज याद रखिएगा, कागज और क्या है कागज ते कैनवश। ठीक है, कागज ते कैनवश। ठीक है, चलिएगा आगे चलेंगे। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो बहुत बार ये पूछ चुका है, ये आप 1996 से उठाएगा ना मेरे दोस्त, तो आपको 2001 का तक पूछा है, बताइएगा। और मैंने करवा चुका हूँ, अगर प्रीवियस ईयर देखोगे तो याद करवा के मैंने करवाया है कि ये देखिए ये पूछा है, तो यह देखिएगा। तो भारतीय आज़ादी के समय बताइएगा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ये बताएंगे। तो ये आप अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्लीमेंट इटली थे। याद रखिएगा क्लीमेंट इटली थे, याद रखिएगा। ठीक है, क्लीमेंट इटली थे, याद रखिएगा। विंस्टन चर्चिल नहीं लगा दीजिएगा मेरे दोस्त, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। जैसे अगर ये नहीं आए रहेंगे, क्लीमेंट इटली नहीं रहेंगे ना, तो उससे पहले कौन है, विंस्टन चर्चिल हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ देगा भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा इस ऑप्शन के हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर बी भी सही है और आपका सी भी सही है। लेकिन अगर उस समय देखा जाए तो जब आज़ादी हो गई थी उस समय क्या था ना कि लेबर पार्टी एक बना था, जिसका जो है जीत गए थे। ठीक है, चुनाव जीत गए थे, जिसमें ये क्लीमेंटन इटली थे। ठीक है, तो इटली उस समय के प्रधानमंत्री थे। अगर आपसे ये ऑप्शन में नहीं रहता तो आप विंस्टन चर्चिल को भी टिक आउट कर देते, याद रखिएगा। तो इन दोनों में से अगर एगो नहीं रहेगा तो आपको एगो टिक लगा देना है, नहीं तो अगर इन दोनों में दोनों है तो देखिए क्लीमेंटन इटली होगा, ये ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा मेरे दोस्त। ठीक है, क्लियर रहिएगा। 26वां प्रश्न, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना जो है संधि कब की गई थी, बताइएगा। तो महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी, कब की गई, तो बताइएगा। पूना समझौता की अगर बात करें, जो है पूना संधि या पूना समझौता एक ही है, याद रखिएगा। तो कब किया गया था बता सकते हैं, बताइएगा। इसका आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा 1932 में, नॉर्मल बात है। 1932 में महात्मा गांधी और बाबा अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था, और ये बहुत बार पूछा है, तो 1932 याद रखिएगा। और 1932 पूरा याद रखिएगा, नहीं तो 24 सितंबर 1932 याद रखिए, ऐसे 1932 याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे सवाल है कि सिंह का संरक्षण होता है, तो सिंह का संरक्षण जो है कहाँ किया जाता है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, शेर हो या सिंह हो एक ही है, तो वो उसका होता है आपका गिर नेशनल पार्क में, जो कि आपको GT में पड़ता है। GT मतलब गुजरात में पड़ता है। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। मानस अगर पूछे तो मानस जो नेशनल पार्क है उसमें याद रखिएगा असम में है, असम में तो है ही मेरे दोस्त, ये हाथी के लिए फेमस है, याद रखिएगा। हाथी का भंडार आपको मिलेगा वहाँ, याद रखिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर बात करें मेरे दोस्त, तो काजीरंगा भी असम में ही है, ये जान लीजिए, असम में ही है। लेकिन एक सींग वाला गेंडा की बात किया जाता है, या सींग वाला गेंडा की बात की जाती है। ठीक है, याद रखिए। जिम कॉर्बेट तो बहुत फेमस है मेरे दोस्त, पहला है
याद रखिएगा इस तरह से। तो आप याद रखिएगा यूटी, यूटी मतलब उत्तराखंड है, याद रखेंगे। और ये किस लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्त? तो ये जानते हैं बाघों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए बाघ प्रसिद्ध है, बाघ के लिए, याद रखेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे। 28वां प्रश्न की अगर बात करते हैं तो प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? कौन से रियासत से जो हैं जुड़े हुए थे पेंटर राजा रवि वर्मा? ठीक है, तो इनका नाम बताइएगा। 28वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी, त्रावणकोर से जुड़े हुए थे, याद रखिएगा। त्रावणकोर से जुड़े हुए थे, याद रखिएगा। ठीक है, त्रावणकोर से जुड़े हुए थे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 29वां प्रश्न की अगर बात करें, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो देखिए अमरकंटक में दो ही हैं, ताप्ती और सोन। तो सोन नदी तो ऑप्शन में है, लेकिन ताप्ती तो है नहीं, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि अमरकंटक में हुआ था, याद रखिएगा। चलिएगा, गंगा में मिल जाती है। 30वां प्रश्न की अगर बात करें तो पूर्व स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो बताइएगा पूर्ण जो स्वराज है का संकल्प जो है कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? पूर्ण स्वराज की बात करें तो पूर्ण स्वराज को है जवाहरलाल नेहरू कहे थे, तो बताइएगा कब पारित कर दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में? बताइएगा कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की संकल्पन हुआ था? तो याद रखिएगा 31 दिसंबर 1929 को। तो 31 दिसंबर 1931 को कहाँ भाई? तो याद रखिएगा वो हुआ था लाहौर में। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गए? तो 29 को तो पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा 31 दिसंबर 1929 को पारित किया गया था, याद रखिएगा। वो भी लाहौर में कौन सी नदी? रावी नदी के पास। तो लाहौर रावी नदी के तट पे है, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलेंगे आगे। 31वां प्रश्न, मार्को पोलो 1292 और 1294 के मध्य खाली जगह भारत आया था। तो किसके समय आया था मार्को पोलो? मतलब भारत आया था तो कहाँ से आया था भाई? मार्को पोलो जो है कि मध्य बताइएगा। तो इसका आंसर का जवाब क्या है मेरे दोस्त? तो इसका आंसर का जवाब याद रखिएगा वेनिस है। क्या है? वेनिस है, याद रखेंगे। ठीक है, वेनिस। चलिएगा 32वां प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशाही संस्था की स्थापना की गई? 243 ख के तहत बताइएगा भारत संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशाही संस्था की स्थापना की गई? कौन सी? तो आप जानते हैं 243 की अगर बात करें तो नगर पालिका और पंचायत दो ही आता है, और ये दोनों का नाम तो अभी ऐसा नहीं आता है, लेकिन आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये है पंचायत से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि नगर पालिका का मैंने बताया था, याद रखेंगे। तो ख में जो है आपका पंचायत से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे सवाल करते हैं कि सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में, याद रखिएगा, रानी वासटा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? बताइएगा सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में, बताइएगा, रानी वासटा के ईंटों से एक मंदिर बनवाया था या मंदिर का निर्माण करवाया था ईंटा से? तो बताइएगा किसके शासनकाल में, कौन राजवंश था, या बताइएगा। ठीक है, तो इस नाम के हिसाब से अगर पूछे याद, तो याद रखिएगा पांडु वंश था जो कि ईंटों से मंदिर बनवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, पांडु वंश। ठीक है, चलिएगा आगे सवाल है कि प्रसिद्ध तावंग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध तावंग याद रखिए तावंग मठ जो है होता है जो कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये बताइएगा। तो इसकी अगर सवाल की बात करें मेरे दोस्त तो ये है अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा मठ माना जाता है, याद रखिएगा, माना जाता है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा मठ माना जाता है, याद रखिएगा। देखिएगा 35वां प्रश्न है, प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? तो इस कार्य के हिसाब से देखिए उपज की बिक्री करना ये सही है, यातायात की सुविधा करना ये एकदम सही है, संग्रहण करना ये सब जो है विपणन समिति का काम है, लेकिन समर्थन मूल्य का निर्धारण ये विपणन जो है समिति नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा।
चलिएगा आगे चलेंगे। मशहूर, मशहूर याद रखिएगा, मशहूर नाइक, नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक, नाइक का अर्थ है, नाइक का अर्थ क्या है बताइएगा। तो नाइक की अगर अर्थ की बात करें मेरे दोस्त, तो इसका है कि विजय की यूनानी देवी का मतलब होता है, याद रखिएगा। विजय की यूनानी देवी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नाइक। ठीक है, नाइक जो कि एक तरह से अमेरिकी कंपनी है, याद रखिएगा। क्या है? अमेरिका की कंपनी है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। चलेंगे आगे। चलिएगा 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है ये बताना है। फर्स्ट चलेंगे मेरे दोस्त, अब बहुत हो गया सजेशन और लेक्चर दे दिया। तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? नहीं का जवाब देना है। नहीं है तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा स्पीकर जो है नहीं होता है, याद रखिएगा। राज्यसभा का सभापति होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है और विधान परिषद का सभापति होता है, लेकिन विधानसभा का स्पीकर नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे चलेंगे मेरे दोस्त, फास्ट चलेंगे मेरे दोस्त। आगे चलेंगे। 38वां प्रश्न है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो याद रखिएगा 12 सदस्य। ये बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है, दूसरा बार है ये, याद रखिएगा। चलेंगे आगे। चलिएगा आगे 39वां प्रश्न है, डोल उत्सव या डोल यात्रा कहिए या यात्रा कह सकते हैं, त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो डोल उत्सव या डोल यात्रा जो है त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है ये बताइएगा इस ऑप्शन के हिसाब से। तो आप डोल उत्सव की बात करें या डोल यात्रा की बात करें, तो जैसे ही यात्रा की बात होती है मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यह है डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, याद रखेंगे। इसवां प्रश्न की अगर बात करते हैं, 40वां प्रश्न है, वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मिलित किया गया है? बताइएगा, किया गया है। वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मिलित किया गया है? किसे सम्मिलित किया गया है ये बताइएगा 40वां प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर बी, बद्री नारायण को सम्मिलित किया गया है, याद रखिएगा। किसके लिए? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए हिंदी भाषा के लिए बताइएगा सम्मानित किया गया 2022 बद्री नारायण को, याद रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर चलेंगे मेरे दोस्त, अब फटाफट चलेंगे मेरे दोस्त। हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक क्यूट्रिसिटी किसके द्वारा लिखा गया है? क्यूट्रिसिटी जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर मेरे दोस्त। आगे सवाल आप देखिए 42वां प्रश्न की अगर बात करते हैं, 42वां प्रश्न की, भारत के शतरंज खिलाड़ी की अगस्त 2023 में जारी रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाले विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी आगे निकल गए? उनका नाम बताइए मेरे दोस्त। उनका नाम बहुत ही अच्छा है, वो है ऑप्शन नंबर बी, डी गुकेश। गुकेश नाम है उनका, याद रखिएगा। तो कौन थे? तो डी गुकेश जो हैं वो आगे निकल गए हैं, याद रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर, 43वां प्रश्न की बात करते हैं मेरे दोस्त। तो 43वां प्रश्न की अगर बात करें तो 43वां प्रश्न में है कि देखिएगा कि 12 और 19 सितंबर 2023 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो, याद रखिए नाम ही है, रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीते मेरे दोस्त? तो 12 और जो 19 सितंबर को जो हुआ था ना 2023 में ब्राजील में, ब्राजील के कौन सी जगह पे? रियो डी जेनेरियो आयोजित हुआ। वो कौन सा कप हुआ? तो ISSF विश्व टूर्नामेंट कप हुआ, जो कि भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीते? ये ऑप्शन के हिसाब से आपको देना है मेरे दोस्त, इसलिए मैंने रुक के बहुत अच्छे से बताया। याद रखिएगा इनका नाम क्या है? इला वेनिल, याद रखिएगा इला वेनिल वला रिवान नाम है इनका, याद रखिएगा। वला रिवान नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा। चलेंगे 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न की अगर बात करते हैं तो प्रिंटर प्रेस तकनीक के आविष्कारक कौन है? तो प्रिंटर प्रेस जो हम लोग आजकल प्रिंट निकालते हैं उसका तकनीक के आविष्कार कौन है मेरे दोस्त? प्रिंटर का। तो आप जानते हैं उनका नाम है गुटेनबर्ग नाम है, याद रखिएगा। क्या नाम है? गुटेनबर्ग है, जो कि 1900 कब किए थे? 1900 बताइएगा कब किए थे? गुटेनबर्ग जो हैं कब किए थे? तो याद रखिएगा 1490 में, याद रखिएगा इसका आविष्कार किए थे। 1419 में किए थे, याद रखिएगा। ठीक है,
45वां प्रश्न की अगर बात करें, जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बताइएगा, जो कि भारत की अध्यक्षता में G20 जो हुआ था 2023 में, स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, ये बताइएगा। 45वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो आप जानते हैं इसका जो बात किया जाए ना, तो तिरुवनंतपुरम में किया गया था, तिरुवनंतपुरम में किया गया था, याद रखिएगा। अब तिरुवनंतपुरम जो है कहाँ है ये बताइएगा। ये बहुत ही बार प्रश्न पूछा है, और किस राज्य का हिस्सा है ये बताइएगा। बहुत ही बार, बहुत अच्छा जानते हैं आप, अच्छे से जानते हैं राज्य का नाम। जैसे ही बताऊंगा आप जान जाइएगा, तो इसलिए बताइएगा कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में पुस्तकों के विमिलियत विकल्प को चुने। इसमें चुनना है, विमिलियत मतलब आपको चुनना है कि इसमें कौन नहीं, एक तरह से उल्टा। तो बिदर इंडिया जो है आप देखे होंगे जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिदर इंडिया जो है रविन्द्रनाथ टैगोर दे दिया है। मतलब इसमें नहीं के मात्रा अगर यहाँ पे देखिए विमिलित मतलब इसका उल्टा चुनना था। यहाँ पे अगर दे देता नहीं ना, तो आप समझ जाते है कि नहीं। तो नहीं में चुनना था। देखिए लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, ठीक है। गीता रहस्य क्या, बाल गंगाधर तिलक। इंडिया एंड कम्युनिज्म भीमराव अम्बेडकर। ये सब तो आप आसानी से जानते हैं ना, तो आप जानते थे। तो बिदर इंडिया कौन चुने, ये इसके जगह पे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिएगा 47वां प्रश्न की अगर बात करते हैं, तो बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह, बहुत बार पूछा है, बाबू कुंवर सिंह या कुंवर सिंह की देहांत कब हुई, एक ही नाम है, याद रखिएगा। बाबू कुंवर सिंह लगा देगा या कुंवर सिंह, याद रखिएगा। तो देहांत कब हुआ था, तो आप बताए थे 90 बोल रहा हूँ मैं, 1858 में। तो 1858 में, तो लेकिन 1858 यहाँ है, 1858 है। 57 हटाइए, 62 हटा दिए, तो ये दोनों में हुए। अब इन दोनों में कब हुए, बात यहाँ उठता है, सवाल उठ जाता है ना कि अब ये दोनों में डेट पूछ दिया, तो क्या करेंगे, तो 26 अप्रैल लगाएंगे। तो 26 अप्रैल 1858 में इनका देहांत हो गया था, 58 में देहांत हो गया था। ठीक है, क्लियर। चलेंगे 48वां प्रश्न, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। तो देखिए राजकुमार शुक्ल की बात अगर करें मेरे तो ये चंपारण सत्याग्रह में मुख्य भूमिका गांधी जी को बुलाने में किए थे, और ये चंपारण सत्याग्रह का एक तरह से मुख्य भूमिका का कार्यभार निभाए थे भी, याद रखिएगा। और ये जो थे राजकुमार शुक्ल जो थे, ये आप समझ गए कि बिहार से संबंधित थे। तो बिहार से संबंधित है, तो भाई कहाँ सवाल उठता है। तो राजकुमार शुक्ल जो थे ना, ये याद रखिएगा मुरली, याद रखिएगा मुरली, मुरली मुरली कन्फ्यूज कर दिया, मुरली भर हवा के थे, याद रखिएगा, गाँव के थे, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गए। चंपारण के नील क्रांति में इन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछ दिया। अब ये भी है कि सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान में दी। अब 20 एकड़ जो है दान में कौन दिया भाई, ये भी सवाल बनता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, खैरू मियाँ जो हैं दान में दिए थे, याद रखिएगा। ये कांग्रेस कार्यकाल के लिए पटना के दीघा में जो है दिए थे 20 एकड़, याद रखिएगा। चलेंगे 50वां प्रश्न, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व अभ्यास आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी, बताइएगा। मतलब कहने का मतलब है कि मुस्लिम लीग का जो नेताओं के हिंसक व अभ्यास आक्रमणों के आगे अगर हम आरक्षित छोड़ देते हैं, तो समझ जाइए कि हम लोग बहुत बड़ी भूल करते हैं। ये 1946 की बात कही गई है, जो कि कौन कहे थे ये बताइएगा, बताएंगे। तो याद रखिएगा ये है ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल कहे थे, क्योंकि जब वो मिलाना था मेरे दोस्त, सरदार पटेल बहुत ही नामी है सरदार पटेल, तो ये बात बोले थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। एक गतिशील वश में एकाएक ब्रेक लगने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है। यांत्रिक ऊर्जा का मेरा वीडियो देखे होंगे ना, तो उसमें ये टिक आउट किए थे, ये मैंने बताया था, बताइएगा। तो नॉर्मल चीज़ है, अचानक ब्रेक मारिएगा तो आगे की ओर झुकिएगा। अब कौन सा है भाई नियम, है ना, सवाल तो उठता है। तो सवाल यही उठता है कि ये न्यूटन का प्रथम नियम है, जो कि जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं, अब जानते हैं। चलेंगे आगे।
चलिए 52 की अगर बात करते हैं तो 52 में है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल हैं। निम्न शामिल है, कौन शामिल है भाई? एक साधारण आवर्धक ग्लास है, उसमें बताइएगा क्या शामिल है, ये बताइएगा, इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो याद रखिएगा एक गिलास में अगर बात किया जाए ना मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा एक छोटा फोकल है लंबा के, याद रखिए छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस जो है शामिल होता है, याद रखिएगा एक साधारण आवर्धक में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है बताइएगा, नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी की अगर बात करें मेरे दोस्त, आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का इस ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप जानते हैं परमाणु क्रमांकों पर होता है, याद रखिएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी आधारित होती है परमाणु क्रमांकों पर, ये आप भी अच्छे से जानते हैं, याद रखिएगा। चलेंगे आगे। एल्केन का सूत्र होता है, ये सब मैं करवा चुका हूँ, रिपीट हो रहा है मेरे दोस्त, बस इतना जान लीजिए। एल्केन का सूत्र होता है, तो एल्केन का सूत्र अगर आपसे पूछते मेरे दोस्त तो बहुत अच्छे से जानते हैं, CnH2n, CnH2n, यहाँ पे देखिए CnH2n, CnH2n, CnH2n। लेकिन आगे भी होता है, +2 होता है, देखिए 1 ये खत्म, यहाँ खत्म, +2 होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, एकदम सही होगा। एल्केन का सूत्र होता है, याद रखिएगा CnH2n +2 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए -2 होता, या मान लीजिए यहाँ पे +1 है, तो ये किसका सूत्र है, सवाल उठता है। तो ये जो है याद रखिएगा एल्कीन का है, किसका है? एल्कीन का है, याद रखिएगा, मैंने बताया बहुत बार। चलिएगा मेरे दोस्त, आगे है समभारिक परमाणुओं में, बताइएगा समभारिक परमाणुओं में क्या होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियॉन की संख्या समान होती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 56 की अगर बात करते हैं मेरे दोस्त, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो जल की कठोरता अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताइएगा? जल की कठोरता अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है, ये जानते हैं आप भी। ठीक है, याद रखिएगा। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है, याद रखिएगा, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर मैंने क्या बताया भाई? तो ऑप्शन नंबर क्या बताया था मैंने यहाँ पे? ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे बताया था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमको लगा कि हम बता दिए बी, क्या नहीं सही बताए थे। ठीक है, चलिए 58 की अगर बात करें तो 58 में है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी का, ज्योति फ्लक्स का है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 58 की अगर बात करें मेरे दोस्त, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता कितनी होती है, मतलब प्रतिशत परसेंटेज कितनी होती है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि कितनी होती है, 78 होती है, आप जानते हैं 78% होता है, याद रखिएगा, न्यूट्रॉन की। चलिएगा, नाइट्रोजन की, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं, नाइट्रोजन की, यार मेरे दोस्त लगातार होने से थोड़ा सा थक जाता हूँ। आगे है कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक होता है। तो सूर्य के प्रकाश में अगर प्रकीर्णन की बात हो ना मेरे दोस्त, तो आप बहुत इजीली आप जवाब दे सकते हैं, क्या? बैगनी का। प्रकीर्णन की बात हो तो बैगनी का। ठीक है, याद रखिएगा। तरंग दैर्ध्य की बात हो, कम अगर बात करती है तो बैगनी का, लेकिन अगर सबसे अधिक की बात करें प्रकीर्णन का तो बैगनी का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, जहाँ पे दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के द्वितीय आयनन जो होता है विवाह का सही क्रम है, क्या है बताइएगा। तो ये है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, OFNC है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O कर दीजिए। ठीक है, फ्लोरीन F कर दीजिए, नाइट्रोजन N कर दीजिए और कार्बन C कर दीजिए। कार्बन सबसे अंतिम होगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। ये देखिए विटामिन का वीडियो मेरा देखे होंगे तो अच्छे से लगाइएगा। किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन को थायमिन के नाम से जानते हैं, विटामिन B1 को जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है मेरे दोस्त। मैंने बहुत बार, बहुत स्पेशली बहुत बार पढ़ाया है, बहुत याद करवाया है। तो विटामिन को थायमिन के नाम से जानते हैं, तो विटामिन B1 को जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्त। आरएनए का मुख्य कार्य है। आरएनए का मुख्य कार्य की अगर बात करें मेरे दोस्त, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आरएनए भी मैंने पढ़ाया है। तो आरएनए का मुख्य कार्य अगर आपसे पूछते तो क्या जवाब दीजिएगा, तो याद रखिएगा वो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, याद रखिएगा, आरएनए का मुख्य कार्य है, याद रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर मेरे दोस्त। 63वां प्रश्न की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट की अगर बात करें मेरे दोस्त, प्रयोग किया जाता है, तो आप जानते हैं आग बुझाने में किया जाता है, याद रखिएगा। कपड़े की जो है छपाई करने में भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी अच्छा होगा, क्योंकि उपयुक्त में से दोनों सही है, याद रखेंगे।
चलेंगे 64 की अगर बात करते हैं मेरे दोस्त, तो 64 की अगर बात करेंगे तो बताइएगा 64 की अगर बात करेंगे कि कौन संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया की अगर बात करें, ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो आप जो 2 देख रहे हैं MgO प्लस H2O बराबर क्या होता है MgOH ब्रैकेट 2 है। तो यही आपका एक संयोजक है जिसमें 2 है और ये तो कट गया, ये बचा। अब इसमें से और कौन है तो देखिएगा ये आपका बी, सॉरी यहाँ सी नहीं होगा, आपका ये होगा, देखिएगा तीसरा, क्यों 4L, ठीक है, प्लस 3O2 है, 2L2 है, O3 है, यही आंसर होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपका जो है क्या है संयोजी अभिक्रिया है, नहीं तो अन्यथा और सब नहीं है, याद रखिएगा। इसका बहुत लंबा प्रोसेस है मेरे दोस्त, अगर बताने लगूँ तो वीडियो का जगह चाहिए, पेज चाहिए, तो हमको दूसरा पेज लेना पड़ेगा जो कि मैं एक्स्ट्रा साइंस में बाद में बता दूंगा। ठीक है, सूत्र के बारे में एक वीडियो मैंने बनाया है, अगर आप देखोगे तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा 65वां प्रश्न, किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या होगी। तो प्रोटॉन की संख्या होगी, तो देखिए द्रव्यमान की संख्या 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है मेरे दोस्त, तो क्या करिएगा, बहुत ईजिली घटा दीजिए, ये दोनों में घटाएगा तो कितना आएगा 17 हो गया आंसर। 8 7 15 7 होगा ना, और 1 हो जाएगा 17, खत्म, बहुत ईजी था, है ना। चलिएगा आगे चलेंगे, आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आमों में पीला रंग जो होता है मेरे दोस्तों वो बहुत इजीली आप जानते हैं कि कैरोटीन के कारण हो जाता है। क्या मैंने सही बोला, एकदम सही बोला। तो किसके कारण हो जाता है, कैरोटीन मतलब पर्ण पितक के कारण हो जाता है। तो याद रखिएगा कैरोटीन के कारण हो जाता है, और आम में ही नहीं गाजर का भी जो होता है ना लाल, उसका भी कारण होता है। गाजर पीला होता है ना, गाजर कभी कभी पीला एक होता है, लाल होता है पीला। दूध का भी आप देख रहे होंगे पीला रंग अगर बात हो वो भी है, तो कैरोटीन के कारण हो जाता है, याद रखिएगा। हाँ, हरा रंग की अगर बात करें तो क्लोरोफिल को। तो गाजर एक पीला गाजर खाया ना, चलेगा। देखिएगा एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। अब बर्तन किससे बना हुआ है, तो बर्तन जो है किससे बना हुआ है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे दोस्त, इसमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, तांबा से बनी हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, तांबा से। चलिएगा चलेंगे 68 की अगर बात करें, ये सब क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा। दांत के डॉक्टर द्वारा प्रशिक्षण, सॉरी बढ़िया से कर देता हूँ, है ना, यहाँ पे थोड़ी सी उच्चारण से हो जाता है। दांत के डॉक्टर द्वारा प्रशिक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा है, सोचिए डॉक्टर कौन सा इस्तेमाल करता है, ये पूछ देता, नहीं पूछेगा ना, जानता है कि बता देगा, इसलिए बताएगा, घुमा के बताए कौन सा दर्पण का प्रयोग करेगा। तो नॉर्मल बात है मेरे दोस्त, ये जो भी करेगा अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा। हमें बड़ा चाहिए ना कि हाँ दांत में अच्छा यहाँ पे दिक्कत है, तो चेक करने के लिए दर्पण अवतल दर्पण की आवश्यकता होती है। चलिएगा 69 की अगर बात करते हैं, तो एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होगा। तो एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होगा, क्या होगा मेरे दोस्त ये बताइएगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे 70 की अगर बात करते हैं, एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या जो है सर्वाधिक होगी। तो संख्या जो है सर्वाधिक होगी ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, तालाबों के पारिस्थितिक तंत्र में होती है, याद रखिएगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिएगा 70 प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्लियर हो गया। 71वें प्रश्न की अगर बात करें, तो 71वें प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है। किसका परमाणु संख्या 33 है ये बताना है। तो आप जानते हैं आर्सेनिक का जो है 33 है, याद रखिएगा। अब बात उठता है कि नियॉन का कितना है, तो इसका याद रखिएगा 10 है, याद रखेंगे। अब ब्रोमीन का अगर पूछते हैं आपसे मेरे दोस्त ब्रोमीन का, तो आप क्या बताइएगा 56 है, सबसे ज़्यादा इसी का दिख रहा है। ठीक है, आयोडीन का अगर दिखे तो 53 है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, परमाणु संख्या ये सब। चलिएगा आज इतना ही रखते हैं, 72 का करेंगे, और 3 क्वेश्चन ऐसा नहीं है, आपको पीडीएफ के माध्यम से ऐसे दे देंगे। HIV का जीन जो है होता है, तो HIV का जीन जो होता है ना कैसा होता है आप पता है। तो HIV की जीन की बात करेंगे ना, तो ssRNA होता है, तो ssRNA होता है, याद रखिएगा। तो dsRNA नहीं होता, ssRNA होता है, याद रखिएगा। HIV है ना, HIV क्या है, एक वायरस है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाय बाय मेरे दोस्त, धन्यवाद, टाटा मेरे दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लग रहा है 60% बोलिएगा। रात को 10 बजे डेली मिलता हूँ मेरे दोस्त।
बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर मेरे दोस्त।